हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ चक्रा के एक और एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं लॉ, पॉलिटिक्स और जुडिशरी के टैंगल्ड वेब के बारे में। आज का टॉपिक है एक बिल जो नए साल के शुरुआत में पार्लियामेंट का गर्म मुद्दा बन गया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। और क्या ये एनडीए का एकता मंत्र बनेगा या एक और पॉलिटिकल ड्रामा का कारण? चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ एक और नई बात हमारे सामने आ चुकी है। अब महाकुंभ में सनातन बोर्ड बनाने की भी डिमांड उठ रही है, जो अब टेम्पल कंट्रोल और वक्फ बोर्ड के डिस्कशन के साथ लिंक हो गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो अंदाजा लगाना आसान है कि बहुत कुछ ही आज के वीडियो में है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की। ये बिल काफी क्रिटिकल है क्योंकि इसमें 44 प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है जो वक्फ बोर्ड की पावर्स और उनकी अकाउंटेबिलिटी पर फोकस करते हैं। लेकिन बात तब और इंटरेस्टिंग हो गई जब जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि जो एमपीज कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उनकी बात गलत है। हर अमेंडमेंट पर वोटिंग हुई है और सब कुछ रिकॉर्ड पर है। ये सब बातें इसलिए भी उठी है क्योंकि बीते दिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिसेंटली वक्फ अमेंडमेंट बिल के ड्राफ्ट में 14 ऑल्टरेशन को पास कर दिया और अपोजिशन के सजेस्टेड 44 अमेंडमेंट सबको ही रिजेक्ट कर दिया था। जेपीसी चेयरमैन ने अपोजिशन के लीडर्स जैसे कल्याण बैनर्जी, ए राजा, असउद्दीन ओवैसी को डिसरप्ट करने का दोष भी दिया और क्लेम किया कि जेपीसी की प्रोसेस ट्रांसपेरेंट थी। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि रिवाइज्ड बिल लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है और कल दिल्ली में जेपीसी रिपोर्ट अडॉप्ट करने की मीटिंग होगी। अब बात करते हैं इसी के पैरेलल एक और कंट्रोवर्सी की। महाकुंभ में चल रहा सनातन बोर्ड का इशू। ये प्रपोजल रिलीजियस प्रीचर देवकी नंदन ठाकुर ने रखा था, जो वक्फ बोर्ड को ही सीधा टारगेट करते हुए दिखे और जिन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड महाकुंभ के लैंड पर अपना क्लेम कर रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कल पूरे देश पर दावा कर लेंगे। क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड्स है तो फिर इंडिया में वक्फ बोर्ड क्यों है? अब बात ऐसी थी कि महाकुंभ मेले के सिर्फ एक हफ्ते पहले मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट है, उन्होंने दावा किया था कि इस हिंदू धार्मिक इवेंट के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर इस मामले में आयरनी तब सामने आई जब रिसेंटली देवकी ठाकुर द्वारा ऑर्गेनाइज धर्म संसद की मीटिंग को 13 अखाड़ास में से मेजॉरिटी ने बॉयकॉट कर दिया। ये बॉयकॉट एक इंडिकेशन है कि सनातन बोर्ड का आइडिया उनके लिए भी कंट्रोवर्शियल है। ये दोनों इश्यूज, वक्फ अमेंडमेंट बिल और सनातन बोर्ड, एक बड़े सवाल को जन्म देता है। रिलीजन और पॉलिटिक्स का इंटरसेक्शन कहाँ तक एक्सेप्टेबल है? वक्फ बोर्ड के क्रिटिसिज्म के पीछे एक आर्गुमेंट है कि टेम्पल्स पर गवर्नमेंट कंट्रोल है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टीज पर उनका इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट है। ये क्वेश्चन जुडिशरी और गवर्नमेंट के डिसीजंस पर भी नया प्रेशर क्रिएट करता है। और इन्हीं सब के बीच में एक नई बात सामने आई है कि शायद बीजेपी इस बिल को पार्लियामेंट में पास करने में सफल रहेगी। अब एनडीए के अंदर आती है भारतीय जनता पार्टी को इस बिल के लिए एक बड़ा बूस्ट मिला है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को मॉडिफाई करने के लिए जो 14 प्रपोजल्स एनडीए के मेंबर्स ने दिए थे, वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अप्रूव कर लिए थे, लेकिन अपोजिशन का सजेशन को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया है। कमेटी का डिसीजन था एनडीए के 16 वोट्स के अगेंस्ट अपोजिशन के सिर्फ 10 वोट्स। पर क्या ये आपको सही लगता है? देखा जाए तो बीजेपी के अलायंसेस लाइक नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, जो पहले अगस्त 2024 में न्यूट्रल स्टांस पर थे, अब पूरी तरह से सपोर्ट में आ गए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि किरेन रिजिजू, जो मिनिस्ट्री एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्रूशियल अलायंसेस को मनाने में बड़ी रोल प्ले की है। अब बीजेपी को इन्हीं एलाइज के वोट्स की जरूरत होगी ताकि ये बिल लोकसभा में पास हो सके, क्योंकि बीजेपी के पास अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं है 240 सीट्स के साथ। तो दोस्तों, इसी के साथ आते हैं अपोजिशन की तरफ। लीडर्स जैसे कल्याण बैनर्जी और असउद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये बिल माइनॉरिटी कम्युनिटीज के राइट्स को डाइल्यूट करता है। कमेटी में उन्होंने डिसेंटिंग नोट्स भी फाइल किए हैं, जो फरवरी के बजट सेशन में टेबल होंगे। और इन्हीं मामले में जेपीसी चेयरमैन बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल की कई बातें सुन लेते हैं। लोकतांत्रिक ढंग से बैठक हुई और कल जो सरकार द्वारा वक्फ के 1995 के बिल में संशोधन आया था, उस संशोधन को जेपीसी को रेफर किया था, जिसमें पिछले 6 महीने से हमने लगातार राज्यों का दौरा, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली में 36 बैठकें किया और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल साथ, वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, इस्लामिक स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, रिटायर्ड जजेज, लायर्स, हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, सबसे मिले। अब उस पे कल की जो बैठक थी, उस 44 क्लाजेज पे या संशोधन पे हमने माननीय सांसदों से
एक संशोधन मांगे थे, क्योंकि वही एक प्रक्रिया होती है, तो उसमें संशोधन आए थे और एक एक संशोधन को प्रस्तुत करने का अवसर हमने सभी सदस्य को दिया। आज जो आरोप भी लगा रहे हैं, चाहे कल्याण बनर्जी हो और चाहे ए राजा हो और चाहे अन्य हो कि साहब हमको बोलने का अवसर नहीं दिया, उनसे हमने एक एक संशोधन पे प्रस्तुत करने के लिए कहा। फिर जब संशोधन पे अगर सहमति नहीं होती है सदस्यों में, तब उस पे वोटिंग होती है, ये प्रक्रिया है। और उनके एक एक प्रस्ताव पे हमने वोटिंग कराई संशोधन पे, और जिसमें वोटिंग पे रिकॉर्ड किया है उसकी फोटोग्राफी है कि उनके संशोधन के प्रस्ताव पे उन्हें 10 मत मिले उनके पक्ष में और 16 उनके खिलाफ गए। तो आखिर कोई पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट की कमेटी स्टैंडिंग हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, तो किसी भी मत विभाजन के वोट से ही तय होगा, बहुमत के आधार पे ही कोई अडॉप्ट होता है संशोधन या विधेयक पारित होता है। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्तुत किए थे, उन्होंने 14 क्लॉजेज में किए थे, लगभग 25 संशोधन किए थे। वो पारित हुआ इसलिए कि उसके पक्ष में 16 संसद सदस्यों ने वोट दिया और विपक्ष में इन्होंने 10 वोट दिया। तो जब उनके भी प्रस्ताव पे इन्होंने मतदान में भाग लिया और उसके खिलाफ वोट किया उनके प्रस्ताव, तो पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से हुई और उसमें सभी क्लॉजेज पे चाहे किसी पक्ष के सांसद रहे हों उन पे हमने वोटिंग कराए और जो परिणाम आए उसको हमने हर बार क्लॉज बाय क्लॉज घोषित करता में गया और सबको हमारे सेक्रेटरी ने रिकॉर्ड किया है। और अब जो हमारा अमेंडेड जो संशोधन हुआ है उसको हमने फिर से बिल को लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को भेजा। अब ये सारे मुद्दे एक सेंसिटिव नैरेटिव को जन्म दे रहे हैं। एक तरफ जेपीसी के ट्रांसपेरेंट प्रोसेस पर सवाल उठ रहा है, तो दूसरी तरफ सनातन बोर्ड की डिमांड ने हिंदू मुस्लिम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को फिर से हाईलाइट कर दिया है। पब्लिक ओपिनियन भी डिवाइड हो रखी है। क्या ये रिफॉर्म्स और नए बोर्ड्स एक रिलीजियस बैलेंस लाएंगे या फिर नए कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बनेंगे? ये बात तो क्लियर है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन का ये कॉकटेल अब और भी कॉम्प्लेक्स होगा। आपको क्या लगता है, क्या वक्फ बोर्ड की पावर्स को रीडिफाइन करना जरूरी है और क्या सनातन बोर्ड का प्रपोजल एक नई डिबेट शुरू करेगा? तो सवाल उठता है कि क्या ये बिल एनडीए के पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को एकता में बदल भी पाएगा या फिर कम्युनल हार्मनी और माइनॉरिटी राइट्स के मुद्दों पर एक नई लीगल बैटल का शुरुआत होगा। पार्लियामेंट की डायनामिक्स और जुडिशरी की स्क्रूटनी इस बिल के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ये बिल सेक्युलर इंडिया के विजन के साथ अलाइंड है या एक स्पेसिफिक नैरेटिव को प्रमोट करता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और तब तक के लिए बने रहिए विद लॉ चक्रा।